हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज हम बात करेंगे 23 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आपको बताना चाहूँगा कि जो बैंक, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स हैं, इसमें यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपके लिए एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन रखा है। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो एक गरबा जो डांस है वो आपको बताना है कि वो फेमस डांस है कौन से स्टेट का। तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका सही आंसर लिख कर दीजिएगा। और इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Who has been appointed as the new chairman of the Committee on the Petitions of the राज्य सभा? तो अभी हाल ही में राज्यसभा की जो याचिका समिति होती है जिसको बोलते हैं कमेटी ऑन पिटिशंस, तो इसका जो नया अध्यक्ष है वो किसको चुना गया है? तो आपको बताना चाहूँगा कि इस कमेटी का नया अध्यक्ष जो है वो राघव चड्ढा को बनाया गया है। जो राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, तो इसमें एक बहुत ज़रूरी कमेटी बनी है जिसका नाम है कमेटी ऑन पिटिशंस। तो इस कमेटी का चेयरमैन जो है वो राघव चड्ढा जी बने हैं। और ये कमेटी जो है वो लोगों की शिकायतें और याचिकाएं जो होंगी उनको जांचने का काम करेगी। तो जो हमारे यहाँ के राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं सीपी राधाकृष्णन जी, तो उन्होंने जो है इस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है और दोबारा से बनाने पर राघव चड्ढा जी इनको यहाँ पर बनाया है। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो इसमें राघव चड्ढा के साथ में 9 अदर मेंबर्स भी हैं। तो इनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बट आपसे पूछाएगा कि कितने अदर मेंबर्स हैं, तो 9 मेंबर्स हैं। बाकी नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। कमेटी का चेयरमैन जो है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इस कमेटी की अगर बात की जाए तो 1964 में जो है इस कमेटी का थोड़ा सा काम बढ़ाया गया था। इसमें जो जनता के मुद्दे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछ लेगा कि हाल ही में राज्यसभा की कमेटी ऑन पिटिशंस का चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो ये राघव चड्ढा हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि जो कमेटी ऑन पिटिशंस है इसका मुख्य काम क्या होता है और इसे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कब बढ़ाया गया? तो आप यहाँ पर बताएंगे 1964 में इसको जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बढ़ाया गया। और अगर वर्तमान में राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनका नाम पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन दिवस, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टिक फिस्टुला। तो इसकी 2026 की जो है थीम वो यहाँ पर क्या रखी गई थी? तो व्हाट इज़ द थीम फॉर द 2026 इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फिस्टुला? तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे टू एंड द ऑब्स्टिक फिस्टुला, और एक और इम्पॉर्टेंट डे वो भी यहाँ पर जो है आज 23 मई में सेलिब्रेट होता है। बट अगर इसकी थीम की बात की जाए तो ये जो थीम है वो है हर हेल्थ इज़ राइट, इन्वेस्ट इन एंडिंग फिस्टुला एंड चाइल्ड बर्थ इंजरीज। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो ये इम्पॉर्टेंट डे है जो ऑब्स्टिक फिस्टुला है, तो इसको रोकने के लिए, उसके इलाज के लिए जो है एक जो उनका हक है उसकी आवाज़ को यहाँ पर उठाता है। तो इसी बेसिस पर ये जो थीम है वो यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। और जो यूनाइटेड नेशंस हैं वो हर एक साल जो है वो इस डे को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो 2030 तक जो ऑब्स्टेरिक फिस्टुला है इसको दुनिया से ख़त्म करने का जो टारगेट है वो यहाँ पर सेट किया गया है। तो आपसे अगर टारगेट पूछ लिया जाए तो ये एलिमिनेट करने का जो टारगेट है वो 2030 यहाँ पर रखा गया है। ठीक है। और एक डे यहाँ पर और भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये है वर्ल्ड टर्टल डे। तो जो कछुए के संरक्षण के लिए जो वर्ल्ड टर्टल डे है इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। और कछुए जो हैं वो काफ़ी ज़रूरी हैं। अगर हम वेटलैंड इकोसिस्टम और मरीन की बात करें तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये वर्ल्ड टर्टल डे ये भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड टर्टल डे है वो कछुए की प्रजातियों को बचाने के लिए बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, जिन्हें अमेरिकन जो टॉर्टाइज रेस्क्यू ने साल 2000 में इसको शुरू किया था। तो कब से शुरू हुआ था? 2000 से। और 20 करोड़ सालों से जीने वाले ये जीव आज भी जो इंसानी गलतियों, प्रदूषण और तस्करी के कारण खतरे में है, इसलिए इनको बचाना हमारे इकोसिस्टम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर इनकी पुरानी लाइफ देखी जाए तो ये 20 करोड़ सालों से जीने वाले जो है ये जीव हैं यहाँ पर। तो ये बहुत टाइम से सर्वाइव है, लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो करंटली। ओके।
The Central Board of Directors of the RBI has approved the transfer of what amount as a surplus to the central government for the fiscal year 2025-26। अभी क्या हुआ है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है तो इनका जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो पूरा मीटिंग होता है उसमें एक अप्रूवल मिला है जिसमें 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितनी राशि जो है एज अ सरप्लस जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर करने वाले हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ये भारत सरकार को अब तक का सबसे बड़ा जो मुनाफा होता है सरप्लस उसको ट्रांसफ़र करने का डिसीजन यहाँ पर इन्होंने लिया है। अब ये जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है, ये है 2,86,588 करोड़ रुपीस का। तो आपको बताऊं कि ये जो डिसीजन है वो अभी 623वीं एक मीटिंग होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो इसमें जो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा ये चेयर्ड होती है संजय मल्होत्रा जी। तो इसमें डिसीजन लिया गया कि 2,86,588 करोड़ जो है वो जो है इनको भारत सरकार को दिए जाएंगे। अब आपको ऐसा समझना चाहिए कि ये जो अमाउंट है इस अमाउंट से क्या होगा कि जो अलग अलग तरीके से जो योजनाएं चल रही हैं भारत सरकार की तो उसमें जो है थोड़ी सी तेज़ी भी आएगी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, रोड, रेल, तो इन सब के लिए जो है इस अमाउंट को वहाँ पर खर्च किया जा सकता है। ठीक है। अब आरबीआई का जो ये सरप्लस है वो एक ऐसे पूछा जाएगा कि किस समिति या कमेटी के फ्रेमवर्क के आधार पर जो है वो तय किया जाता है। तो इसके लिए जो है बिमल जालान कमेटी फ्रेमवर्क है, ये जो है डिसाइड करती है मेंटेन द कंटिजेंसी रिस्क बफर CRB 6.5% फॉर द फिस्कल ईयर। तो इसके ब्याह पर जो है ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो अभी जो है इतना अमाउंट जो है वो यहाँ पर इनको मिलने वाला है और ये आपसे पूछा जाएगा एक तरीके से क्वेश्चन कि आरबीआई से मिलने वाला ये जो डिविडेंड या सरप्लस है वो सरकार के बजट में किस तरह के रेवेन्यू के अंतर्गत में आता है। तो ये एक तरीके का नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, गैर कर राजस्व जो है वो यहाँ पर रहता है। ठीक है। और आपको पता होगा कि अलग अलग तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन विदेशी मुद्रा होती है तो इसके बिजनेस और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं इस पर जो ब्याज मिलता है उसकी वजह से भारी कमाई आरबीआई को होती है, तो वो जो है गवर्नमेंट को वापस दे दी जाती है। ठीक है। क्योंकि भारत सरकार के पास में एक मेजर जो चंक है वो आरबीआई की तरफ से भी आता है। Which state's coastline is hosting India's first underwater म्यूजियम? तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, पानी के नीचे एक म्यूजियम है, वो किस राज्य के तट पर स्थापित किया जा रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि भारत का पहला जो पानी के अंदर बनने वाला म्यूजियम जिसको हम अंडर वाटर म्यूजियम कहते हैं तो ये महाराष्ट्र के जो सिंधुदुर्ग है तो इसके समुद्र तट के पास जो है वो तैयार यहाँ पर हो रहा है। तो ये है महाराष्ट्र में। और ये जो प्रोजेक्ट है वो आपसे पूछा सकता था फर्स्ट एवर जो अंडर वाटर म्यूजियम बनेगा, लोकेशन इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन जो है वो है सिंधुदुर्ग, ये महाराष्ट्र का समुद्री तट है। और अगर हम थोड़ी सी देखें कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही है तो जो मैक्सिको और जॉर्डन के जो प्रसिद्ध अंडर वाटर टूरिस्ट स्पॉट है तो उनके बिहाफ पर यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो जो इको फ्रेंडली कंक्रीट जो स्कल्पचर्स हैं वो यहाँ पर की मटेरियल यूज़ किया जाएगा और इसका कोर फंक्शन ये होगा कि जो मरीन टूरिज़्म है जैसे कि स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग है इसको बढ़ावा देना और जो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन है जो समुद्री पर्यावरण है इसको जो है काफ़ी बेहतर यहाँ पर बनाना। तो ये मेन यहाँ का एम यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। और अगर हम बात करें जो एजेंसी है वो इसको बनाने वाली तो ये जो महाराष्ट्र टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है MTDC, तो इसका जो कोलैबोरेशन है वो समुद्री एक्सपर्ट और जो स्थानीय लोग हैं इनके साथ मिलकर जो है इस चीज़ को जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो प्रिपेयर्ड बेसिकली आपका हो रहा है। ठीक है। ये चीज़ आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी भी है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो वो यहीं से ही बनेंगे, पूछ लेगा कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस राज्य में और किस जिले के कोस्ट पर बनाया जा रहा है तो आप बता दोगे सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। पूछ लेगा कि महाराष्ट्र में जो समुद्री पर्यटन है इसको बढ़ावा देने वाले इस प्रोजेक्ट को कौन सी जो सरकारी संस्था है वो लीड कर रही है तो आप बता दोगे MTDC। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कहीं से भी हो सकता है, इसलिए डिटेल जरूर पढ़िएगा और ये आपको PDF में मिल जाएगी। What was the growth in transaction volume of the Veem app
इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भीम ऐप है इसमें अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात की जाए तो इसके दौरान लेन देन की जो मात्रा में कितनी वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। तो भारत के जो सरकारी डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसको हम लोग बोलते हैं भीम यूपीआई, तो भीम ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 301% की रिकॉर्ड सालाना जो एनुअल ग्रोथ है वो यहाँ पर हासिल की है। तो अगर परसेंटेज में ग्रोथ पूछी जाएगी तो आप बता दोगे 301% है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है जो एनपीसीआई है वो जितने भी आप देखते हैं यूपीआई इन सबको एनपीसीआई बेसिकली मैनेज करता है। तो एनपीसीआई का जो डेटा आया है उसमें एक आ गया कि अप्रैल 2025 में जहां इस ऐप से सिर्फ 5.93 करोड़ ट्रांजैक्शंस होते थे, वहीं मार्च 2026 में बढ़कर जो है ये 21.6 करोड़ ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो इसकी ग्रोथ है वो सबसे तेज़ रही, जहाँ 71% जो ट्रांजैक्शन है वो लोगों के द्वारा जो दुकानदारों को पीयर टू मर्चेंट जो है पेमेंट करने के लिए जो है वो यहाँ पर किए गए। तो अगर बात की जाए भारत इंटरफेस फॉर मनी जिसको हम लोग भीम ऐप यूपीआई बोलते हैं, तो जिसकी एनुअल ग्रोथ रेट है वो 301% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है और ये डेटा जो है वो एनपीसीआई के द्वारा यहाँ पर हमें दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे से भारत को कितने निवेश की यहाँ पर घोषणा की हुई है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मोदी जी जो है 5 देशों की यात्रा पर गए थे, जिसमें आपको पता होगा एक देश है आपका यूएई और नीदरलैंड, ठीक है, स्वीडन और नॉर्वे और इटली। तो इन जगह गए और सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा जो है कंट्री यहाँ पर रहा था आपको पता होगा, इटली, क्योंकि वहाँ पर जाकर जो वहाँ की मेलोनी हैं तो जो हेड ऑफ द स्टेट उनको इन्होंने जाकर मेलोडी दी, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में रहे और वो वीडियो आपने भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। तो ये पूछा जा सकता है कि मेलोडी जो है वो किस कंट्री के जो हेड ऑफ द स्टेट उनको दी गई, तो ये इटली की जो मेलोनी है उनको यहाँ पर ये दी गई, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि कितना यहाँ पर जो कितने अमाउंट का जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है वो पाइपलाइन वो यहाँ पर पूछा गया, तो यह 40 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो एक बड़ा ह्यूज मैं कहूँगा ये दौरा था और इसमें जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेहतर बने और जो हमारा यहाँ का जो फॉरेन जो विदेश मंत्री हैं और जो आपके सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल, तो इन्होंने खुद बताया कि इस दौरे से भारत को लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपए जो है एज अ इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन का जो रास्ता है वो यहाँ पर खुला है, मतलब आने वाले समय में होंगे। और नतीजा ये रहा कि भारत और इटली के जो रिश्ते हैं वो अब एक अलग स्पेशल स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप है उसमें यहाँ पर ये बने हैं और दोनों देश मिलकर एक तरीके से डिफेंस और जो एरोस्पेस सिस्टम है वो यहाँ पर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये टूर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 15 मई से 20 मई 2026 के बीच में ये टूर था और इसमें इन्वेस्टमेंट 40 बिलियन डॉलर का यहाँ पर मिला है, ठीक है। और जो जॉर्जिया मेलोनी है वो काफ़ी चर्चा में रही और इटली के साथ जो है वो हमारे काफ़ी अच्छे जो है रिलेशनशिप यहाँ पर हुए भी हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ यहाँ पर पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इस दौरे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या थी कि जो यूएई द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 बिलियन जो डॉलर है वो फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इस देने की बात हुई है और भारत और इटली के बीच में जो डिफेंस एरोस्पेस है तो इसको मिलकर बनाने की भी जो एक इनके बीच में जो टाई है वो यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रेटजिक जो टाई है वो इंडिया और इटली का यहाँ पर रहा है। और इस पूरे मिशन को अगर आप समझोगे तो इसका पूरा ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत ग्लोबल हब जो है वो यहाँ पर बनाना और जो वर्ल्ड लेवल पर जो चैन है इसको मेंटेन करना, चैन सप्लाई जो है इसको मेंटेन करना और काफ़ी स्ट्रेटजिकली जो है मजबूत करना, वो यहाँ का मेन मोटिव जो है वो यहाँ पर रहा है, ठीक है। फॉरेन कंपनीज फ्रॉम विच कंट्री आर मोस्ट इंटरेस्टेड आफ्टर द शांति एक्ट। तो ये जो शांति एक्ट है ये मैं आपको बताऊंगा है क्या, और इस एक्ट में जो विदेशी कंपनियों की रुचि किस देश से जो है सबसे अधिक देखी यहाँ पर जा रही है। तो जो अमेरिका है इसका एक बड़ा न्यूक्लियर मिशन जो है भारत के दौरे पर आया है ताकि यहाँ जो है परमाणु ऊर्जा जो न्यूक्लियर एनर्जी इसके क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके अलग अलग मौके यहाँ पर देखे जा सके। तो क्या है कि ये जो मिशन है वो भारत सरकार का जो शांति एक्ट है 2025 इस कानून के बाद यहाँ पर आया, तो जिसने भारत की जो पुरानी परमाणु नीति है इसको यहाँ पर बदल दिया है। तो इस नए कानून के तहत क्या होगा कि अब प्राइवेट कंपनियां और जो विदेशी निवेशक हैं
जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये भी भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में पैसा लगा सकेंगे। तो ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, शांति की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले क्या होता था कि भारत में कोई जो एक आप ऐसे समझें कि भारत में अगर कोई एटॉमिक पावर प्लांट बन रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी दूसरी कंट्री जो है वो यहाँ पर एक सपोर्ट दे रही है या फिर इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो शांति एक्ट है तो इसमें काफ़ी चीज़ें बदल दी गई हैं। तो ये जो प्राइवेट कंपनी और जो एफडीआई है, ये भी भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में अपना पैसा यहाँ पर लगा सकेंगे। तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और परमिटिंग अप टू 49% जो एफडीआई है इन द सिविलियन न्यूक्लियर पावर इंस्टॉलेशंस में इन्होंने ये कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्टेट मोनोपोली है इसको इन्होंने ख़त्म करके जो प्राइवेट सेक्टर है इसको मंजूरी दी है और सिविलियन जो न्यूक्लियर पावर में 49% तक जो एफडीआई है इसकी यहाँ पर इन्होंने जो है वो दे दी है, ठीक है, अप्रूवल दे दिया है। और आपको पता होगा कि इशू यहाँ पर रिजॉल्व हुआ है जो 2005 का था। बेसिकली था क्या कि जो 2005 के भारत और अमेरिका के बीच में जो परमाणु समझौते थे तो उसके बाद से एक तरीके से जो सप्लायर लायबिलिटी है, मतलब सामान सप्लाई करने की जो कानूनी जिम्मेदारी है, इसके 20 साल पुराने विवाद को यहाँ पर इन्होंने ख़त्म कर लिया है। और भारत की जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है इसको अभी करंटली 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर साल 2047 तक 100 गीगावाट करने का जो है वो भी प्लान है। तो पूछा जा सकता है 2047 आपको पता है कि विकसित भारत का एक स्वर्णिम जो है साल कहलाएगा, क्योंकि 2047 में भारत की आज़ादी के 100 वर्ष भी पूरे होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी एम्बिशियस जो रोड मैप है वो तैयार चल रहा है। तो अब जो है 100 गीगावाट जो है 2047 तक करने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है। तो अभी अमेरिका का जो एक हाई लेवल डेलीगेशन है वो यहाँ पर आया और जो भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बिजनेस और जो निवेश की संभावनाओं को यहाँ पर उन्होंने आकर एक तरीके से इंस्पेक्ट किया, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में जो पद्म श्री से सम्मानित होने वाले वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता जनार्दन बापूराव बोथे किस संगठन के महासचिव हैं? तो पूछा गया कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज वेटरन सोशल वर्कर जनार्दन बापूराव बोथे हु इज कॉन्फर्ड टू द पद्म श्री एट राष्ट्रपति भवन द जनरल सेक्रेटरी ऑफ। तो जो महाराष्ट्र है वहाँ के जाने माने सोशल वर्कर और जो शिक्षाविद है जनार्दन बापूराव बोथे, तो इनको प्रतिष्ठित जो पद्म श्री अवार्ड इससे सम्मानित किया जाएगा। और अगर इनकी बात की जाए तो जो इनका जनरल सेक्रेटरी हैं ये ऑल इंडिया श्री गुरुदेव सेवा मंडल के, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम इनकी बात करें तो ये जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वरिष्ठ हैं और बापूराव बोथे, तो इनकी जो शानदार सामाजिक सेवाएं देखें तो 25 मई 2026 को जो द्रौपदी मुर्मू हैं इन्होंने जो है इनको जो पद्मश्री है ये अवार्ड दिया जाएगा। पहले इनका अनाउंसमेंट पहले भी हो सका है। और जो बोथे जी हैं इन्होंने अलग अलग आदिवासी हैं इन समूह हैं तो इनके लिए नशा मुक्ति अभियान तो इसमें बड़ी भूमिका निभाई और 60 वर्षों से अधिक समय तक इन्होंने अपना यहाँ पर काम किया। और अगर बात की जाए 1962 की तो 1962 का जो इंडो चाइना वार था तो उसमें जो है सेना का हौसला इन्होंने बढ़ाया था। 1972 में गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल और हॉस्टल का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो यहाँ पर इन्होंने खड़ा किया। तो इस वजह से जो है इनको यहाँ पर काफ़ी जाना जाता है और महाराष्ट्र के जाने माने सोशल वर्कर हैं, तो इनकी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई ड्राफ्ट नॉर्म्स disclosure requirement for bank will be strengthened under which pillar of the Basel framework। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि जो आरबीआई है इसके द्वारा जो प्रस्तावित जो ड्राफ्ट मानदंड हैं इनके अनुसार बैंकों के लिए किस पिलर के तहत जो है डिस्क्लोजर को और भी मजबूत जो है वो किया जाएगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो इन्होंने भारतीय बैंकों के लिए एक नया ड्राफ्ट नियम जो कि गाइडलाइंस है उसको यहाँ पर जारी किया है जिसका नाम है कैपिटल एडिक्वेसी अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026, ठीक है। तो इसका जो मेजर
काम है वो ये है कि जो बैंकों के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाना, ताकि जो पब्लिक है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बैंक की सही स्थिति का यहाँ पर पता चल सके। तो इसके लिए क्या होगा कि जो पिलर 3 है इनका, जो मार्केट डिसिप्लिन, तो उस पर ये कम्प्लीटली बेस्ड है। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है ये आप ऐसे समझ लें कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026 है, इसकी यहाँ पर बात की जा रही है और इसको यहाँ पर इन्होंने रिलीज़ किया हुआ है। और जो टारगेट फ्रेमवर्क है वो है बेसल 3 का जो इनका एकॉर्ड फ्रेमवर्क है, तो इसका जो पिलर 3 है मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है, तो वो है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये नियम भारत में जितने भी काम करने वाले कॉमर्शियल बैंक हैं या फिर जो अनलिस्टेड बैंक और विदेशी बैंकों की जो शाखाएं हैं, फॉरेन बैंक ब्रांचेस, तो इन सभी पर ये लागू होगा। और इसमें जो अकाउंटेबिलिटी रूल में क्या रहेगा कि जो बैंकों के होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, तो इनको लिखित में गारंटी ये देनी होगी कि उनके द्वारा दिया गया डेटा जो है वो पूरी तरह के सही है, ताकि जो आम जनता है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें विश्वास यहाँ पर पैदा हो। और जितने भी बैंक हैं उनको वेबसाइट पर एक खास सेक्शन बनाकर अपने इन रिकॉर्ड्स और पुराने डेटा को कम से कम जो है वो 10 सालों तक तो यहाँ पर इस डेटा को रखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगर हम बात करें ये तीनों पिलर्स की, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, ये हैं क्या, तो थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। पिलर 1 ये कहता है कि जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैटर करती है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि जो न्यूनतम पूंजी है वो होनी चाहिए, मतलब रिस्क से निपटने के लिए ज़रूरी पैसा बैंकों के पास में रखना, ठीक है। दूसरा जो पिलर 2 है वो कहता है सुपर रिव्यू प्रोसेस, मतलब कि आरबीआई जैसी जो रेगुलेटर हैं उन संस्थाओं द्वारा बैंकों की जांच हो, तो ये आपका पिलर 2 कहता है। पिलर 3 ये कहता है कि मार्केट डिसिप्लिन, मतलब कि बाजार का जो अनुशासन है वो होना चाहिए, मतलब जनता और निवेशकों के सामने आपको अपनी जो रिस्क प्रोफाइल है इसको आपको डिस्क्लोज कर देना है कि क्या कंडीशन है, तभी पर जो पार्टिकुलर इन्वेस्टर है अगर वो करना चाह रहा है इन्वेस्ट तो ठीक है, नहीं करना चाह रहा नहीं, उसके सामने सब कुछ जो है वो ओपन बुक की तरह होना चाहिए। जो बैंक की फाइनेंशियल स्टेटस है वो इन्वेस्टर्स और पब्लिक के बीच में रहना चाहिए। आप लोग आजकल देखते नहीं है कि आरबीआई कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेता है। येस बैंक की जो बैंकिंग कंडीशन है, जो माली हालत है, वो आज की डेट में सभी इन्वेस्टर्स और जो पब्लिक है उनके पास में है। और वहीं पर अगर आप एसबीआई की देख लोगे तो एसबीआई की कंडीशन है। वहीं पर अगर बैंक डिपॉजिट करने की बात आती है कि लोग पैसे कहाँ रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो एसबीआई, पीएनबी, इसमें ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं। जो हाई रिस्क बैंक है उसमें जो है वो थोड़े से कम जाते हैं और इनके शेयर मार्केट भी, शेयर प्राइस देखोगे काफ़ी ज़्यादा डाउन भी लगातार जाते हैं। तो ये जो पिलर हैं वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो बेसल एकॉर्ड है ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस है जिसको डिज़ाइन किया गया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर बनी रहे, और इनको जो है 3 फंडामेंटल पिलर्स में इन्होंने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो ये तीनों पिलर मैंने आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, विच अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फंड हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड ईशान कांसल एज इट्स को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा रहा है कि किस अर्ली स्टेज के जो पूंजी फंड है, तो इन्होंने इसमें जो ईशान कंसल है इनको अपना सह संस्थापक और प्रबंध जो मैनेजिंग पार्टनर है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया। तो जो सदैव वेंचर्स हैं, अभी क्या हुआ है कि जो शुरुआती दौर में जो कंपनियों को फंड देने वाली जो कंपनी है वो है सदैव वेंचर्स। तो इन्होंने अपने लीडरशिप ग्रुप जो है टीम, इसको यहाँ पर एक्सपेंड किया हुआ है और इसमें जो है ईशान कंसल को अपना नया को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर जो है वो यहाँ पर बनाया। ईशान कंसल की बात की जाए तो इससे पहले ये होम सर्विसेज जो प्लेटफॉर्म है स्नैविट, तो उसमें जो हेड ऑफ द प्रोडक्ट थे, तो पहले जो है ये स्नैविट में थे और राइट नाउ जो है अभी इनको जो सदैव वेंचर्स में ईशान कंसल को एज अ को फाउंडर मैनेजिंग पार्टनर यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। अच्छा, जो फिनटेक कंपनी आपने देखा होगा क्रेड, अगर इसकी शुरुआती लीडरशिप टीम में 6 साल तक जो है ये ऑलरेडी काम कर भी चुके हुए हैं, तो इनका जो है पुराना ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर भी रहा है। पेटीएम और जो डाइचे बैंक है, ऐसी कंपनियों में भारत और एशिया पैसिफिक के मार्केट के लिए जो है ये काम कर चुके हैं, तो इस वजह से इनको जो है अभी लाया गया ईशान कंसल, ठीक है। What is the total length of the Arcanum
चेंगलापट्टू डबलिंग प्रोजेक्ट रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द इंडियन रेलवे। तो अभी जो भारतीय रेलवे है इन्होंने हाल ही में जो है अप्रूव्ड किया है जो अरकोट्टम और चेंगलपट्टू की जो डबलिंग परियोजना है, इसमें इसकी कुल लेंथ है वो कितनी यहाँ पर पूछी गई है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवेज है तो इन्होंने क्या किया है कि जो अरकोनम और चेंगलपट्टू रेल लाइन है इसको डबल करने पर जो है अभी अप्रूवल, अपना प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था। तो ये जो लंबा है 68 किलोमीटर इसकी लेंथ है। बेसिकली जो साउथर्न रेलवे जोन की देखरेख में बनने वाला ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरे 68 किलोमीटर लंबा है और इसके लिए जो अमाउंट है वो सैंक्शन किया गया है 993 करोड़ रुपए, ठीक है। और ये जो नया ट्रैक है वो चेन्नई के सब अर्बन सर्कुलर रेल नेटवर्क को जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे वहाँ रहने वाले जो भी यात्री हैं या फिर जो फैक्ट्रियों के मालगाड़ी जो लॉजिस्टिक ट्रैफिक है इसको यहाँ पर एक बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द Solvent Extractors Association of India (SEA), India's total edible oil import reached how many lakhs tons in the fiscal year 2025-26। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है तो इनका जो नया डेटा आया तो उसके हिसाब से भारत में जो खाने वाला तेल है एडिबल ऑयल, तो इसका इंपोर्ट जो है वो 3% से बढ़कर जो है आपका 166.51 लाख टन जो है वो यहाँ पर पहुँच गया है। तो यही आपसे आंकड़े पूछा है कि कितना लाख टन यहाँ पर ये बढ़ा है बेसिकली। तो आपने देखा होगा कि इस बढ़त की जो सबसे बड़ी वजह है वो है नेपाल से जो है बिना किसी टैक्स या ड्यूटी फ्री के आने वाले तेल में 113% का भारी उछाल जो है वो यहाँ पर आना, ठीक है। तो ये 113% जो सर्ज इन द ड्यूटी फ्री शिपमेंट्स फ्रॉम द नेपाल है तो वो यहाँ पर एक फैक्टर है। तो ये जो डेटा रिलीज़ किया गया वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स जो है एसोसिएशन ऑफ इंडिया इनके द्वारा जो है इसको यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, वो ऐसे पूछ लेगा कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो एडिबल ऑयल आया था वो कितने लाख टन तक पहुंच गया, तो आप ये बता दोगे। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि जो किस जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत नेपाल से भारत में बिना टैक्स ड्यूटी फ्री के जो ये जो एडिबल ऑयल है इसका आयात किया जा रहा था, तो यहाँ पर था एक साउथ एशियन जो फ्री ट्रेड एरिया है तो उसके अंतर्गत जो है ये बेसिकली चल रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं, इसलिए हम आपको डिटेल प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, कुछ यूजर्स ने कहा कि सर शॉर्ट में कर दो करंट अफेयर्स, बट आई वुड से कि अगर मैं शॉर्ट में कर दूंगा तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको फंसेंगे ही नहीं। तो ये डिटेल से ही हम ऐसा क्वेश्चन आते हैं और PDF में हम जो है पूरी डिटेल यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करा भी देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है काफ़ी ज़रूरी रहने वाली है। और आपने देखा होगा कि कम पैदावार और सिंचाई की कमी के कारण भारत जो है वो अपनी ज़रूरत का सिर्फ 40% तेल ही खुद बना पाता है, जिसके चलते देश को खाने के तेल के लिए जो है वो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तो इंडिया केवल 40% जो है वो अपना डोमेस्टिक कंजप्शन रिक्वायरमेंट को केवल पूरा कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल सीड्स की जो क्वालिटी है मैं कहूँगा या फिर जो इनएडुकेट इरिगेशन है तो वो यहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम फैक्टर्स रहते ही हैं, ठीक है। Which European country has established the first international manufacturing node for India's first AI-powered autonomous combat aircraft काल भैरव। आपसे कहा जा रहा है कि भारत की जो AI वॉरफेयर है तो इसकी जो कंपनी है फ्लाइंग बैज डिफेंस एंड एरोस्पेस, तो अभी क्या हुआ है कि पुर्तगाल में अपनी पहली जो इंटरनेशनल फैक्ट्री है वो यहाँ पर लगाई जाने वाली है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, पुर्तगाल में, ठीक है। दूसरा जो ज़रूरी फैक्ट है वो यहाँ पर है कि इस फैक्ट्री में भारत का पहला बेहद ज़्यादा आधुनिक AI संचालित जो लड़ाकू विमान है इसका नाम है काल भैरव, ये यहाँ पर बनाया जाएगा। तो पूछा सकता है कि काल भैरव कहाँ पर बनेगा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पर है, पुर्तगाल में। और यहाँ पर जो हमारा एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि AI बेस्ड होगा और ये जो बनेगा इसका नाम होगा काल भैरव, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है ये भारतीय कंपनी जो पुर्तगाल की डिफेंस टेक कंपनी, इसका नाम जो है ये है स्केच पिक्सल, ठीक है। तो उसके जो है ये टेक्नोलॉजी फर्म है, तो ये बेसिकली वहाँ पर है पुर्तगाल में। तो भारत
मिलकर बना रहा है इनके साथ में AI पावर्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो कंपनी का नाम पूछा सकते हैं, किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है, तो ये एक पोर्टुगीज डिफेंस टेक्नोलॉजी फर्म है, तो इसके साथ में भारत का जो है समझौता यहाँ पर रहा है। ठीक है, और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा सकता है क्वेश्चन कि भारत की किस AI वॉरफेयर कंपनी ने जो पुर्तगाल है वहाँ पर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने की घोषणा की है, तो आप बता दोगे FWDA, जिसको बोलेंगे फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, तो इसने यहाँ पर अनाउंस किया है बेसिकली। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, एक तो काल भैरव वाला पूछ लेगा कि कौन सा वो एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम आपको बताना है, तो आप बता दोगे काल भैरव। फिर एक ये बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन आपका कि जो भारतीय कंपनी है WFDA, तो इन्होंने काल भैरव विमान के लिए जो पुर्तगाल की किस डिफेंस कंपनी के साथ में क्या है, तो डिफेंस कंपनी आप यहाँ से बना दोगे। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकती है। अच्छा, जो ऑपरेशन 777 आपने सुना होगा वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जो भारत का AI लड़ाकू विमान काल भैरव है, तो इसके जो अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने से, ठीक है, तो ये पूछा सकता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पोर्टुगीज हब सर्व्स एज अ इनॉग्रल इंटरनेशनल नोड अंडर ऑपरेशन 777। ठीक है, तो ये भी पूछा सकता है कौन से फील्ड से यहाँ पर है। तो बेसिकली ये जो आपका ऑपरेशन 777 था, तो इसके तहत जो शुरू किया ये जो प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड लेवल पर भारत की जो आधुनिक डिफेंस है और AI टेक्नोलॉजी है इसको यहाँ पर ये प्रदर्शित भी करता है। CCI has imposed a 50 lakhs penalty on Manipal Group for violating regulations during stake acquisition in which कंपनी। क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि जो CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने अभी जो मणिपाल ग्रुप है इसकी कंपनियों पर 50 लाख का जो है भारी जुर्माना यहाँ पर लगाया। तो ये जुर्माना लगाने के पीछे का रीज़न ये था क्योंकि इस ग्रुप ने जो आकाश एजुकेशनल सर्विसेज थी तो इसमें जो हिस्सेदारी खरीदी, तो कुछ हिस्सों को सरकारी मंजूरी मिलने से पहले ही इन्होंने पूरा कर लिया था। तो इसलिए जो CCI है तो इन्होंने जांच में पाया कि जो मणिपाल ग्रुप है तो इसका जो कदम है वो कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन एक्ट 2002 है तो इसके नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है, तो इसलिए इस पर जो है 50 लाख का जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, तो इसकी कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इम्पोज करने वाली जो संस्था है वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर रहा है। ओके, और क्वेश्चन इसी में से ही कैसे भी किसी फॉर्मेट में यहाँ पर आपके लिए बना सकता है एग्जामिनर। How much monthly financial assistance will be provided to women under West Bengal's अन्नपूर्णा भंडार स्कीम। तो जो पश्चिम बंगाल है तो इसकी जो कैबिनेट ने अभी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, तो इनकी अगुवाई में जो महिलाएं हैं और जो प्रशासनिक सुधार हैं तो काफ़ी बड़े बड़े महिलाओं के लिए अभी इन्होंने डिसीजंस लिए। तो इसमें जो पुरानी लक्ष्मी भंडार योजना की जगह अब इन्होंने नई योजना चलाई है अन्नपूर्णा भंडार योजना। तो इसमें महिलाओं को हर महीना 3,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो बंगाल ने अप्रूव कर दिया है जो ये अन्नपूर्णा भंडार स्कीम, और जो पुरानी इनकी स्कीम थी उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। पहले इनका लक्ष्मी भंडार योजना थी, अब उसको इन्होंने कैंसिल करके अब नई अपनी योजना चला दी। तो ये तो होता ही है, जब कभी नई सरकारें आती हैं तो पुरानी जो योजना है उनको रीनेम करके कुछ ना कुछ इसमें ऑगमेंटेशन होता ही है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके अलावा क्या हुआ है कि कैबिनेट ने जो हाई कोर्ट के आदेश पर जो पुरानी OBC लिस्ट है इसको ख़त्म करके बिना किसी धार्मिक भेदभाव के नया सर्वे कराने का फैसला किया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है एक डिसीजन यहाँ पर रहा था। ठीक है, तो ये दोनों ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, तो पहले तो 3,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, इसकी अनाउंसमेंट इन्होंने यहाँ पर कर दी है। ओके, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़रूरी है। और जो सरकारी बसें हैं उसमें भी मुफ्त में जो सफ़र है उसकी बात भी यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। जो वहाँ पर इस रिफॉर्म में जो वुमेन्स हैं तो इनकी मोबिलिटी भी यहाँ पर की जा रही है। जो स्टेट रन जो बसेस होंगी सरकार की, तो उसमें ऐसा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है।
व्हाट इज द मैक्सिमम विदड्रॉल लिमिट फॉर अ डिपॉजिटर अंडर द आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन इटावा वेस्ट सागर सहकारी बैंक। तो अभी क्या हुआ है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने उत्तर प्रदेश के इटावा में एक नगर सहकारी बैंक है, इस पर बहुत कड़े प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिए गए, क्योंकि बैंक की जो माली हालत है वो काफ़ी ख़राब थी और अलग अलग जो कंप्लायंसेस थे वो फुलफिल नहीं हो रहे थे। तो नियमों की अनदेखी पर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की। अब जो है इस बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं अपने अकाउंट से 10,000 से ज़्यादा की रकम यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे, चाहे लाख रुपए जमा हो, बट मैक्सिमम जो है वो 10,000 रुपये ही यहाँ पर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक्शन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है। इनका एक एक्ट होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इसके तहत जो है इस तरीके का जो इम्पोज है वो यहाँ पर लगाया गया बेसिकली। और जो नया लोन देना या पुराने लोन को रिन्यू करने पर भी रोक लगा दी है। किसी भी तरीके की नई डिपॉजिट को स्वीकार नहीं किया जाएगा, नया जो है लोन नहीं दिया जाएगा, कोई नया इन्वेस्टमेंट करने या नई लायबिलिटी जो है उसको रोक लगा दी है। मतलब आरबीआई की जब तक रिटन परमिशन नहीं होगी तब तक कोई भी पेमेंट है उस पर यहाँ पर रोक लगी हुई है। ठीक है, विड्रॉल कैप में इन्होंने 10,000 की जो कैपिंग है वो यहाँ पर रखी है कि 10,000 रुपये जो है वो यहाँ पर डिपॉजिटर्स हैं वो निकाल पाएंगे। और ये जो पाबंदियाँ हैं वो आने वाले 6 महीने तक रहेंगी। ठीक है, न फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ द 6 मंथ। ठीक है, तो बाद में ये फर्दर रिव्यू होगा। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो DICGC है वो इंश्योरेंस कवर 5 लाख तक का देता है। कल को अगर कोई बैंक डूब गया, ठीक है, आप ऐसे समझो कि ये एक बैंक है और इस बैंक में ये कोई पर्सन है, इन्होंने जाकर 4 लाख रुपए जमा कर दिए वहाँ पर, बट इस बैंक की माली हालत काफ़ी ख़राब है और आरबीआई ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि अभी के लिए केवल 10,000 रुपये ही आप निकाल सकते हो, पहली चीज़, बाकी पैसा आप नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर कल को ये बैंक आपके पैसे दे ही नहीं पाया, बैंक बर्बाद हो गया, डूब गया, तो जो ये संस्था है DICGC, ये आपके जो बचे हुए पैसे होंगे उनको लौटाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो अधिकतम राशि कितनी है, तो वो है DICGC की बीमा कवर है 5 लाख तक का। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो डिपॉजिट जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है, कोई टेंशन की बात नहीं। बट अभी इन्होंने जो है 10,000 रुपये का जो एक रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, ये अधिकतम जो है वो 10,000 रुपये जो है वो यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। और आप जो लास्ट सेशन में मैंने पूछा था कि जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो यह है बुलर लेक। विच कंट्री इज़ द हेडक्वार्टर फॉर द वर्ल्ड WHO, वो है स्विट्जरलैंड में। और जो ये पूछा गया था विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक, तो वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1949 में हमारा जो संविधान है वो अडॉप्ट हुआ था। विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये है आज के क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अच्छा, इसका आंसर तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दे रखा है कि विच इंडियन सिटी वाज द फर्स्ट टू गेट द ISO सर्टिफिकेशन, तो ये इंदौर था। बाकी 4 के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर दीजिएगा। इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा, आगे हम फिर मिलेंगे। और जो PDF है वो करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अगर आपका कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड, अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं कि जो ईयरली करंट अफेयर्स प्लान है वो क्या है, कैसा है, तो आप हमें व्हाट्सअप करें या एप्लीकेशन में ही मैसेज करें, वहाँ पर हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट वेरी सून। और टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस वंस अगेन। प्लीज़ इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा।